मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं मंजू यादव वीआरबी एजुकेशन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूं। मैं आज आपको जनरल साइंस पढ़ाऊंगी, जो कि जीके के पोर्शन का इम्पोर्टेंट भाग होती है, जो हमें हर एग्जाम में देखने को मिलती है, चाहे वह एसएससी का हो या रेलवे का हो या फिर बैंक का हो। तो आज हम जनरल साइंस पढ़ेंगे। अभी आपके सामने एसएससी जीडी की बड़ी भर्ती आ रही है, जिसमें आपके 4 से 5 क्वेश्चन साइंस के आने वाले हैं, जिसको ध्यान में रखते हुए हम 2 क्लासेज करेंगे। एक तो थ्योरी की क्लास होगी और एक में हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें हम 40 से 50 क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस करेंगे। तो आपकी 2 क्लासें चलेंगी डेली। तो आज हम जनरल साइंस की शुरुआत करते हैं। सामान्य विज्ञान, जिसके कितने पार्ट होते हैं? जिसके 3 पार्ट होते हैं। एक होता है रसायन विज्ञान, एक होता है भौतिक विज्ञान, और तीसरा होता है जीव विज्ञान। ये 3 पार्ट होते हैं। पहला रसायन विज्ञान, जिसे केमिस्ट्री कहते हैं। भौतिक विज्ञान को क्या बोलते हैं? फिजिक्स। और जीव विज्ञान को बायोलॉजी। हम एक एक करते हुए इन्हें अच्छी तरह से पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे रसायन विज्ञान, फिर पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, और फिर 3rd नंबर पर पढ़ेंगे जीव विज्ञान। तो आज हम शुरुआत करेंगे केमिस्ट्री से। सबसे पहले हमें केमिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए कि इसकी परिभाषा क्या होती है। हम केमिस्ट्री में किसका अध्ययन करते हैं? तो केमिस्ट्री में हम किसी पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं कि पदार्थ की संरचना क्या होती है, उसकी प्रकृति क्या होती है और उसका संगठन क्या होता है, यानी कि पदार्थ किस किस से मिलकर बना होता है। और हम दैनिक जीवन में पदार्थ से बनी हुई वस्तुओं का यूज करते हैं कि उसके क्या लाभ और हानियाँ हैं और उसके क्या गुणधर्म हैं आदि के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम रसायन विज्ञान की परिभाषा पढ़ेंगे। किसी भी पदार्थ की संरचना, संगठन, प्रकृति, गुणधर्म और दैनिक जीवन में उसके लाभ व हानियों का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है वह क्या कहलाता है? वह रसायन विज्ञान कहलाता है। वह क्या कहलाता है? वह रसायन विज्ञान कहलाता है। ये हमारी हो गई केमिस्ट्री की डेफिनेशन। अब हम आगे बढ़ते हैं। रसायन विज्ञान के जनक कौन है? इसके जनक है लेवोसियर। लेवोसियर ने रसायन विज्ञान की खोज की थी। इन्हें क्या कहा जाता है? फादर ऑफ
फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री। आधुनिक रसायन विज्ञान के पितामह। इन्हें आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कहा जाता है। लेवोसियर ने 1778 में ऑक्सीजन की खोज की। ऑक्सीजन को खोजा और 1783 में हाइड्रोजन की खोज की। हाइड्रोजन की खोज की। रसायन विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? लेवोसियर को कहा जाता है, जिन्हें फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री, आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक कहा जाता है, जिसने 1778 में ऑक्सीजन की खोज की और 1783 में हाइड्रोजन की खोज की। आप साथ साथ नोट्स भी बनाते रहे ताकि आपको रिवीजन करने में आसानी होगी। आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम पदार्थ के बारे में पढ़ते हैं। पदार्थ को क्या कहा जाता है? सब्सटेंस या मैटर। सब्सटेंस या मैटर। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि पदार्थ क्या होता है। इस संसार या ब्रह्मांड में जो भी हमें दिखाई देता है और अपना स्थान घेरता है, वह क्या है? वह पदार्थ है। जैसे मृदा, जल, वायु आदि क्या है? पदार्थ है। तो सबसे पहले हम पदार्थ की परिभाषा पढ़ेंगे। ब्रह्मांड में उपस्थित वह जो अपना द्रव्यमान यानी कि मास, द्रव्यमान रखता हो और अपना स्थान घेरता हो, वह क्या कहलाता है? वह पदार्थ कहलाता है। यानी कि द्रव्यमान और आयतन युक्त इकाई क्या कहलाती है? पदार्थ कहलाती है। पदार्थ के एग्जाम्पल हैं मृदा, जल, वायु, कुर्सी। जो हम दैनिक जीवन में वस्तुएं यूज करते हैं वो सभी क्या है? पदार्थ हैं। कुर्सी, पेन, किताब आदि। इन्हें हम क्या कहते हैं? पदार्थ कहते हैं। तो ये हमारी पदार्थ की परिभाषा हो गई कि ब्रह्मांड में उपस्थित वह जो हमें दिखाई देता है और अपना स्थान घेरता है, यानी कि जिसका द्रव्यमान हो और अपना आयतन हो, वह क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। ये हो गई हमारी पदार्थ की परिभाषा। अब हम द्रव्यमान के बारे में पढ़ते हैं कि द्रव्यमान क्या होता है। द्रव्यमान वह होता है जो पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा, उसे हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान। तो हम लिखेंगे
पदार्थ में उपस्थित द्रव्य की मात्रा उस पदार्थ का क्या कहलाती है? द्रव्यमान कहलाती है। अब हम आयतन के बारे में पढ़ेंगे। आयतन क्या होता है? आयतन वह होता है जो वस्तु द्वारा स्थान घेरा जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? आयतन। आयतन यानी कि वॉल्यूम, कि वस्तु कितना स्थान घेर रही है उसे हम उसका आयतन कहते हैं। वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान की माप उसका आयतन कहलाती है। ये हमने आज अब पदार्थ की परिभाषा पढ़ी और द्रव्यमान के बारे में पढ़ा और आयतन के बारे में पढ़ा। अब हम आगे बढ़ेंगे, पहले आप इसे नोट डाउन कर लीजिए। अब हम पदार्थ की विशेषताओं के बारे में पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे कि पदार्थ का निर्माण किससे होता है। पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों से या अणुओं से मिलकर होता है। ये कणु आपस में एक आकर्षण बल द्वारा जुड़े हुए होते हैं और कणों के मध्य क्या पाया जाता है? स्थान पाया जाता है और कण निरंतर गतिशील रहते हैं। यदि हम इन कणों का तापमान बढ़ा दे तो इनकी गति भी बढ़ जाती है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों से होता है। सेकंड है, कणों के मध्य क्या पाया जाता है? स्थान पाया जाता है। कण क्या रहते हैं? कण निरंतर गतिशील रहते हैं। यदि कणों का तापमान टेम्परेचर, इनका अगर टेम्परेचर बढ़ा दे तो इनकी गति क्या हो जाती है? बढ़ जाती है। इनकी गति बढ़ जाती है। कणों के मध्य क्या पाया जाता है? आकर्षण बल पाया जाता है। जिसे हम अट्रैक्शन फोर्स कहते हैं। ये थी पदार्थ की कुछ विशेषताएं। सबसे पहले हमने पढ़ा कि पदार्थ का निर्माण छोटे छोटे कणों से मिलकर होता है और कणों के मध्य क्या पाया जाता है? स्थान पाया जाता है और कण निरंतर क्या रहते हैं? गतिशील रहते हैं। और यदि हम इनका टेम्परेचर बढ़ा दें तो इनकी गति भी बढ़ जाती है और कणों के मध्य क्या पाया जाता है? आकर्षण बल पाया जाता है। तो इसे आप नोट डाउन कर लीजिए।
अब हम आगे पढ़ेंगे पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की अवस्थाएं, स्टेट्स ऑफ मैटर। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। फर्स्ट नंबर पर ठोस, सेकंड पर द्रव और थर्ड पे गैस और फोर्थ पर प्लाज्मा और फिफ्थ पर बीईसी, जिसे बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट कहते हैं। तो सबसे पहले है ठोस अवस्था, सॉलिड स्टेट। सेकंड पर द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। थर्ड पे है गैसीय अवस्था, गैसियस स्टेट। फोर्थ पे है प्लाज्मा। और फिफ्थ पे है बीईसी, बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट। ये पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं। सबसे पहले हम ठोस अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, फिर द्रव अवस्था के बारे में, फिर गैसीय अवस्था के बारे में पढ़ेंगे, और फिर फोर्थ नंबर पर प्लाज्मा के बारे में पढ़ेंगे, और फिफ्थ नंबर पर बीईसी के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे ठोस अवस्था के बारे में। सॉलिड स्टेट। ठोस अवस्था क्या होती है, हमें ये सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि ठोस क्या होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए पत्थर क्या होता है, ठोस होता है। यदि हम इस पर बाह्य बल लगाएं तो यह अपने आकार को बनाए रखने का गुण रखता है। ठोस अवस्था में क्या होता है कि अणु पास पास होते हैं और अणुओं के मध्य स्थान बहुत कम पाया जाता है, और इनके मध्य आकर्षण बल भी मजबूत होता है। और इनके मध्य अगर आकर्षण बल मजबूत है तो इनका घनत्व भी ज़्यादा होता है। ठोस अवस्था का आकार क्या होता है, निश्चित होता है, और इनका आयतन भी निश्चित होता है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे अणु क्या होते हैं ठोस अवस्था में, पास पास होते हैं। अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं। और इनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है। आयतन भी क्या होता है इनका, निश्चित होता है। कणों के मध्य स्थान बहुत कम पाया जाता है। घनत्व क्या होता है इनका, ठोसों का घनत्व ज़्यादा होता है। घनत्व यानी कि इनकी डेंसिटी। ठोस अवस्था के एग्जाम्पल हैं जैसे पत्थर है, कांच है, बर्फ है, और लोहे की छड़ आदि। ठोस अवस्था में सबसे पहले क्या पढ़ा कि अणु क्या होते हैं, पास पास होते हैं, और इनका आकार क्या होता है, निश्चित होता है, और इनका आयतन भी क्या होता है, निश्चित होता है।
और कणों के मध्य क्या स्थान बहुत कम पाया जाता है और इनकी डेंसिटी यानी कि घनत्व भी ज़्यादा होता है। ठोसों के उदाहरण है पत्थर है, कांच है, बर्फ है, लोहे की छड़ यानी कि धातु है। किसका उदाहरण है? ठोस अवस्था का। तो ये हमने ठोस अवस्था के बारे में पढ़ा। अब हम आगे बढ़ेंगे। सेकंड नंबर पर है द्रव अवस्था, लिक्विड स्टेट। द्रव अवस्था क्या होती है? जैसे पानी किसका उदाहरण है? द्रव का। इसमें क्या होता है? अणु थोड़े दूर दूर होते हैं किसकी तुलना में? ठोस की तुलना में। और इसमें अणुओं के मध्य स्थान पाया जाता है किसकी तुलना में? ठोस की तुलना में। और इनके मध्य आकर्षण बल थोड़ा कम पाया जाता है और इनके घनत्व भी थोड़ा कम होता है किसकी तुलना में? ठोस की तुलना में। जैसे पानी है, तेल है, ये किसके उदाहरण है? द्रव अवस्था के। सबसे पहले हम लिखेंगे अणु दूर दूर होते हैं किसकी तुलना में? ठोस की तुलना में। इसमें अणु थोड़े दूर दूर होते हैं और अणुओं के मध्य क्या पाया जाता है? स्थान पाया जाता है। इनका आकार क्या होता है? अनिश्चित। जैसे पानी, उसका कोई आकार नहीं होता है। आकार क्या होता है इनका? अनिश्चित होता है। आकार अनिश्चित होता है। और इनका आयतन क्या होता है? निश्चित होता है। आयतन निश्चित होता है। आकर्षण बल बहुत कम होता है किसकी तुलना में? ठोस की तुलना में। और इनका घनत्व ठोस की तुलना में कम होता है। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे जल है, तेल, जल, तेल आदि क्या है? द्रव अवस्था के उदाहरण है। तो ये हमारी हो गई द्रव अवस्था। अब हम थर्ड नंबर पर पढ़ेंगे गैसीय अवस्था। गैसीय स्टेट। गैसीय अवस्था में क्या होता है? गैसों के अणु क्या होते हैं? दूर दूर होते हैं ठोस और द्रव की तुलना में। और कणों के मध्य भी स्थान बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इनके मध्य आकर्षण बल बिल्कुल न के बराबर होता है, नगण्य होता है। और इनके मध्य स्थान भी बहुत ज़्यादा पाया जाता है और इनके घनत्व भी बहुत कम होता है। और गैसों का कोई आकार नहीं होता और कोई आयतन नहीं होता, यानी कि इनका आकार और आयतन अनिश्चित होता है। अगर गैसों को हम किसी भी बर्तन या पात्र में डालें तो ये उसी का रूप ग्रहण कर लेती है। तो सबसे पहले लिखेंगे अणु बहुत दूर दूर होते हैं। अणु बहुत दूर दूर होते हैं। अणुओं के मध्य स्थान नहीं पाया जाता।
अणुओं के मध्य स्थान क्या होता है? बहुत ज़्यादा। बहुत ज़्यादा होता है। इनका आकार क्या होता है? अनिश्चित। और आयतन भी क्या होता है? अनिश्चित। आकर्षण बल, आकर्षण बल क्या होता है? नगण्य होता है। और इनका घनत्व, घनत्व ठोस और द्रव की तुलना में बहुत कम होता है। गैसीय अवस्था के उदाहरण हैं ऑक्सीजन, और कार्बन डाइऑक्साइड आदि। यह हमने ठोस अवस्था के बारे में पढ़ा। ठोस अवस्था में क्या होता है? अणु बहुत दूर दूर होते हैं और अणुओं के मध्य स्थान बहुत ज़्यादा होता है और इनका आकार भी क्या होता है? अनिश्चित होता है और आयतन भी अनिश्चित होता है और आकर्षण बल बिल्कुल न के बराबर होता है और इनका घनत्व भी ठोस और द्रव की तुलना में बहुत कम होता है। और इसके उदाहरण जैसे ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन आदि किसके उदाहरण है? गैसीय अवस्था के। अब हम 4th नंबर पर पढ़ेंगे प्लाज्मा अवस्था। सबसे पहले हमें ये मालूम होना चाहिए कि प्लाज्मा अवस्था की खोज किसने की थी। इसकी खोज 1879 में विलियम क्रूक्स ने की थी। विलियम क्रूक्स ने की थी और नाम दिया था इसे प्लाज्मा 1928 में। किसने दिया था? इरविन लैंगूर ने। इसकी खोज तो 1879 में विलियम क्रूक्स ने की थी और नाम दिया था 1928 में इरविन लैंगूर ने। प्लाज्मा का निर्माण किससे होता है? प्लाज्मा का निर्माण गैसों से होता है। अगर हम गैसों को उच्च ताप पर आयनीकृत करते हैं तो क्या बनता है? एक गैस का बादल बनता है जिसमें पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है और इसी गैस के बादल को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा कहा जाता है। प्लाज्मा का निर्माण किससे होता है? गैस को उच्च ताप पर यानी कि हाई टेम्परेचर पर आयनीकृत किया जाता है। आयनीकृत यानी कि आयनाइज्ड। उस ताप पर आयनीकृत किया जाता है तो एक गैस का बादल बनता है जिसमें क्या होता है? पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है और इसी गैस के बादल को क्या कहा जाता है? प्लाज्मा अवस्था। यह गैस का बादल क्या कहलाता है? प्लाज्मा अवस्था। प्लाज्मा अवस्था वह तारों पर पाई जाती है। यह अवस्था तारों पर पाई जाती है।
तारों पर पाई जाती है। यह अवस्था विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। सबसे पहले हमें प्लाज्मा अवस्था में पढ़ा कि प्लाज्मा की खोज किसने की थी। प्लाज्मा अवस्था की खोज 1879 में विलियम क्रूक्स ने, और इसे प्लाज्मा नाम किसने दिया था 1928 में इरविन लेग्यूर ने। और प्लाज्मा का निर्माण किससे होता है, जब हम गैस को उच्च ताप पर आयनीकृत करते हैं तो एक गैस का बादल बनता है, और यही गैस का बादल क्या कहलाता है, प्लाज्मा अवस्था कहलाती है, जिसमें क्या होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। और यह अवस्था कहाँ पाई जाती है, तारों पर पाई जाती है, और यह विद्युत और चुंबकीय क्षेत्र से क्या होती है, प्रभावित होती है। अब हम आगे पढ़ेंगे। पांचवी अवस्था है बीईसी। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। यह अवस्था, इस अवस्था की खोज दो वैज्ञानिक थे, एक थे सत्येंद्रनाथ बोस और दूसरा था अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्होंने इस अवस्था की खोज की थी। इन्होंने खोजा कि एक पार्टिकल था जिसे नाम दिया इन्होंने हिग्स बोसोन, जिसे क्या कहा जाता है, गॉड पार्टिकल यानी कि ईश्वरीय कण। इन दोनों ने बताया कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति हिग्स बोसोन कण से होती है। दो वैज्ञानिक थे, एक था सत्येंद्रनाथ बोस और दूसरा अल्बर्ट आइंस्टीन। इन्हीं के नाम पर इस अवस्था का नाम पड़ा बीईसी। लगभग बात 1924-25 में इस अवस्था की खोज की थी। इन्होंने एक पार्टिकल खोजा, जिसे क्या नाम दिया, हिग्स बोसोन। जिसे क्या कहा जाता है, गॉड पार्टिकल, ईश्वरीय कण। इसी पार्टिकल से क्या ब्रह्मांड की उत्पत्ति बताई जाती है, डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स। इन्होंने बताया कि यदि हिग्स बोसोन कणों को परम शून्य ताप यानी कि 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस पर अगर इन कणों को ठंडा किया जाए तो यह अवस्था बनती है। हिग्स बोसोन कणों को यदि 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस यानी कि परम शून्य ताप, इससे कम टेम्परेचर संभव नहीं है। परम शून्य ताप पर ठंडा किया जाए तो यह अवस्था बनती है। यह अवस्था प्रकृति में नहीं पाई जाती है, केवल लैब में तैयार की जाती है। यह अवस्था प्रकृति में नहीं पाई जाती।
यह केवल लैब में तैयार की जाती है। तो पांचवी अवस्था थी हमारी बीसी बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। इसकी खोज की थी सत्येंद्रनाथ बोस और अल्बर्ट आइंस्टीन ने। इन्होंने एक पार्टिकल खोजा जिसे नाम दिया इन्होंने हिग्स बोसोन, जिसे क्या कहा जाता है, गॉड पार्टिकल, जिसे डेवलपमेंट ऑफ यूनिवर्स की उत्पत्ति बताई जाती है। इन्होंने बताया कि यदि 0 केल्विन या -273.15 डिग्री सेल्सियस पर यदि इन कोणों को ठंडा किया जाए तो यह अवस्था बनती है, और यह अवस्था प्रकृति में नहीं पाई जाती और यह केवल लैब में तैयार की जाती है। तो ये हमारी हो गई पांच अवस्थाएं पदार्थ की। अब हम आगे बढ़ते हैं। पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन। पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन यानी कि जो पदार्थ होता है उसको क्या क्या प्रभावित करते हैं। पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन किससे होता है, ताप यानी कि टेम्परेचर से, दाब प्रेशर से, और ऊर्जा, ताप दाब ऊर्जा आदि पदार्थ की भौतिक अवस्था को क्या करते हैं, प्रभावित करते हैं। टेम्परेचर भी पदार्थ की भौतिक अवस्था को प्रभावित करता है और प्रेशर भी और एनर्जी भी। तो पदार्थ में परिवर्तन की 6 प्रक्रियाएं हैं। कितनी प्रक्रियाएं हैं, परिवर्तन की 6 प्रक्रियाएं हैं। जिन्हें हम एक एक करके पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे हम गलन के बारे में। गलन क्या होता है, यानी कि मेल्टिंग। गलन में क्या होता है कि कोई पदार्थ ठोस अवस्था से किस में परिवर्तित होता है, द्रव अवस्था में। जैसे बर्फ का पानी में बदलना, इसमें हम लिखेंगे ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन। ठोस अवस्था में परिवर्तन। सेकंड पर हम पढ़ेंगे हिमीकरण या जमना, जिसे क्या कहते हैं, फ्रीजिंग। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जैसे पानी से बर्फ बनना, इसे हम क्या कहते हैं, हिमीकरण, यानी कि द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन। थर्ड नंबर पर है वाष्पीकरण, जिसे बोलते हैं वेपराइजेशन। इसमें क्या होता है कि जल से जब हम पानी को गर्म करते हैं तो वह वाष्प के रूप में बदल जाता है, यानी कि द्रव अवस्था से गैसीय अवस्था में परिवर्तन। ये 3 प्रक्रियाएं हो गई। अब हम आगे पढ़ते हैं। 4th नंबर पर है संघनन।
संघनन जिसे बोलते हैं कंडेंसेशन। इस प्रक्रिया में क्या होता है, गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन। गैसीय अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन, जैसे जलवाष्प का जल में बदलना। 5 नंबर पर है ऊर्ध्वपातन। सब्लिमेशन। इसमें क्या होता है, कोई भी ठोस पदार्थ होता है वह बिना द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाना। जैसे कपूर ठोस अवस्था में होता है और यह सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है। ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में, ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में परिवर्तन हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तन। इसके एग्जाम्पल लिख लो, ये कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके एग्जाम्पल है कपूर, नौसादर, नेपथलीन, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल आदि। ये एग्जाम्पल कई बार किस एग्जाम में पूछे जाते हैं कि कपूर में कौन सा गुण पाया जाता है। तो कपूर में कौन सा गुण पाया जाता है, ऊर्ध्वपातन का गुण पाया जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कपूर का, और नेपथलीन का भी कई बार पूछा जाता है एग्जाम में। 6 नंबर पर है हमारी, 6 नंबर पर प्रक्रिया है निक्षेपण। निक्षेपण जिसे बोलते हैं डिपोजिशन। इस प्रक्रिया में क्या होता है, गैसीय अवस्था का सीधे ठोस अवस्था में परिवर्तन, यानी कि जो गैस अवस्था होती है उसका बिना द्रव में परिवर्तन हुए बिना सीधे ठोस में बदल जाना। गैसीय अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन। जैसे जलवाष्प का सीधे बर्फ में बदल जाना। ये किसका उदाहरण है, निक्षेपण या डिपोजिशन का। तो ये हमारी 6 प्रक्रियाएं थी पदार्थ की भौतिक अवस्था में परिवर्तन की। आज हमने पदार्थ की अवस्थाओं के बारे में पढ़ा है, और बाकी आगे का हम अगली क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।